हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आज हमारी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैथ्स पेडागोजी की क्लास थर्ड है, जिसमें हम अपना यूनिट 1 यानी गणित की प्रकृति, नेचर और मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे। उनमें से हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने थे ये बताया था, जिसमें से हमने पढ़ा था कि गणित क्या है, कैसे डेफिनेशंस लिखनी है, कैसे विज्ञान से जुड़ा है, और कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन भी पढ़े थे। उसके बाद गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती है उनको समझा था। विद्यार्थी केंद्र कक्षा क्या होती है, शिक्षक केंद्रित कक्षा क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गणित की प्रकृति क्या है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो यूनिट का नाम ही है गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं, आदर्श शिक्षक किसे कहते हैं, क्योंकि आपके जो पेडागोजी में है कहीं ना कहीं आपके जो आदर्श गुण होते हैं टीचर्स के आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए पहले उनको डिस्कस कर लेंगे फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है कि आदर्श गणित अध्यापक के गुण क्या होते हैं। पहला है अभिव्यक्ति की स्पष्टता, यानी कि अगर आप क्लास में टीचर हैं मैथ्स के और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो स्पष्ट होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो आपका बताने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। सेकेंड है आपका उत्साह एवं उपलब्धजनक व्यवहार होना चाहिए, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट आना चाहिए ताकि बच्चे आपको देख के अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। ऐसा नहीं है, मैथ्स बच्चों को पसंद भी होता है, बहुत बच्चों को पसंद नहीं भी होता है, इसलिए आपको इतना अच्छे आपके आदर्श गुण होने चाहिए टीचर में कि उत्साह एवं उपलब्धजनक व्यवहार करना चाहिए क्लास में, जिससे बच्चा रुचि और अभिरुचि के साथ इंटरेस्ट के साथ क्लास में भाग ले। नेक्स्ट है आपका विषय पर पूर्ण अधिपत्य हो, यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे आपको पहले उसमें डाउट है फिर बच्चों को पढ़ा रहे, आप खुद ही इतना भ्रम में हैं, इतने डाउट में हैं कि बच्चों को ही नहीं पढ़ा पा रहे तो बच्चा कहाँ से समझेगा। इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें आप विषय विशेषज्ञ होने चाहिए, यानी कि आप पूर्ण अधिपत्य होने चाहिए उस सब्जेक्ट को लेकर। उत्तम नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए, यानी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके टॉपिक में इतना क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बच्चे को नियंत्रण कर सके, उनके विचार को, उनके क्वेश्चंस को, उनके डाउट्स को, आप सब कुछ अपना कंट्रोल कर सके। बच्चे कैसे किस स्तर पर सीखेंगे, कैसे हमें समझाना है, इन सभी का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका व्यवहारिक कुशलता एवं साधन संपन्नता होनी चाहिए। प्रयोगात्मक एवं अनुसंधात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए। अनुसंधात्मक मतलब खोज की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बच्चा कैसे कैसे मेथड्स अपनाएगा, एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके अपना सकता है, ऐसे बच्चे के अंदर उत्साह पैदा करना चाहिए। प्रयोग करके दिखाना चाहिए कि कैसे आप क्वेश्चंस को प्रयोग करेंगे, उस मेथड को अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप उससे भी आंसर ला सकते हैं। या फिर आपका निष्कपटता होगी, यानी सभी बच्चों को एक समान देखेंगे, ये भेद नहीं करेंगे कि कोई बच्चा जल्दी कर ले रहा है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कोई बच्चा धीरे सीख रहा है तो आप उसको ध्यान नहीं देंगे या उसकी बुराई करेंगे या उसको ऐसे दंड दे देंगे। ये सब चीज़ें ना करके जो आपके आदर्श गुण होने चाहिए गणित के टीचर में, आपसे पूछा जाए तो आप इन्हीं सब पॉइंट को माइंड में रख के अपने आंसर को सॉल्व करिएगा। आदर्श गणित अध्यापक से जुड़े एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आएंगे अपने गणित की प्रकृति पर। तो आपका जो क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। पेशेवर विकास के लिए कि आपका जो पेशा है, यानी कि आप जब कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, कौन सी जॉब है आपके, जैसे टीचर हैं तो आप एक टीचर के रूप में विकास के लिए कौन सा आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला है आपका गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, यानी कार्यशालाओं यानी कोई भी गतिविधि हो, गोष्ठियों मतलब लोगों के समूह में आपको उपस्थित होना चाहिए। या शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना होता है, अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, या शिक्षक विकास यानी फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नहीं होता है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि
अपने और दूसरे विद्यालयों के साथ यानी दूसरे विद्यालयों के जो टीचर्स होंगे, जब तक उनके साथ आप बातचीत नहीं करेंगे या उनके साथ आप घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ अपने अंदर बेहतर कर सकते हैं, या कोई फील्ड में कोई नया कौशल आया है या बच्चे तरीका आया है, तो कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, कैसे अपने स्कूल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या किसी फील्ड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला है कि आप न्यूनतम वार्तालाप करिए, तो ये वांछनीय नहीं है। तो आप याद रखिएगा, आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है आपका गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 क्वेश्चन से आपको रिलेट करेंगे, ताकि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला का क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति क्या है? एक कठिन होती है, लचीला होता है या सामान्य के लिए नहीं होता है, या सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है। कुछ बच्चे कहेंगे गणित बहुत कठिन होता है, इसलिए हम कठिन पे आंसर टिक करेंगे। कुछ कहते हैं लचीला होता है, कभी कभी सही लगता है, कभी कभी समझ में नहीं आती है। यह सामान्य के लिए बिल्कुल नहीं है, जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है या बच्चा कमजोर होता है उसके लिए बिल्कुल नहीं है। यह सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है। सरल तो बिल्कुल, कुछ बच्चे कहेंगे सरल तो बिल्कुल नहीं होती, मैथ्स बहुत कठिन होती है। इसलिए आपको अगर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पहचानना हो तो ऐसे क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आप जब भी गणित की प्रकृति से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप खुद की मर्जी से आंसर नहीं लगाएंगे कि आपको कठिन लगती है तो आप कठिन बताएंगे, आपको सरल लगती तो आप सरल बताएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स होता क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो डी होगा कि यह सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है, यानी कि फिक्स होता है। जैसे सरल इसलिए होता है कि अगर आप एक बार मेथड को समझ लिया तो उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर लेंगे। सुदृढ़ इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एग्जाम में भूल भी गए तो आप रिकॉल कर सकते हैं, आप उसको दूसरे मेथड से भी आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि अन्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम होते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री है तो आपसे पूछा जाए 1857 में क्या हुआ था, तो अगर आपको डेट नहीं याद होगी तो आप उसको ट्राई भी नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि जो गणित होता है वो सुदृढ़ होता है, लेकिन आपका जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को एग्जैक्ट बताना पड़ता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक होती है, बौद्धिक होती है? बौद्धिक क्या होता है कि बौद्धिक जो चीज़ें हम याद करते हैं, किसी चीज़ से रिलेट करके समझते हैं, मान लीजिए आप कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट, मान लीजिए आपको वाटर का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप एग्जैक्ट वही बताएंगे कि H2O होता है, ऑक्सीजन O2 होता है। या आप साइंस से आपसे पानीपत, हिस्ट्री में आपसे पानीपत की लड़ाई पूछी जाए तो आप एग्जैक्ट उसका ईयर बताएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए गणित का कोई भी फॉर्मूला पूछा जाए कि मान लीजिए 36 के गुणनफल बताइए या 36 के किस किस पहाड़े में आता है, तो आप क्या करेंगे? एक तार्किक चिंतन करेंगे। आप सोचेंगे कि कौन कौन से अपने टेबल से कौन कौन से ऐसे गिनतियां हैं जिसमें हम 36 ला सकते हैं, तो आप विचार करेंगे, तार्किक करेंगे, या फिर अपने तार्किक क्षमता का विकास करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो नेचर होता है वो गणित की, वो तार्किक होती है। तो याद रखिएगा, बौद्धिक नहीं होती है, क्या होती है? वो तार्किक होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हेडिंग डालनी है आपको, गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के आपके पॉइंट्स पूछा जाए तो आप बताइएगा कि गणित में अमूर्तता और दृश्यता शामिल है। यानी कि अमूर्तता यानी कि आपसे पूछा जाए कि आपका एक ही घात या फिर आपकी 1 की घात अगर आंसर पूछा जाए तो आप हमेशा कहेंगे 1 होती है। या किसी भी संख्या का घात अगर 0 बताया जाए तो कैसे बताएंगे? आप कहेंगे 1 होता है। क्यों होता है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है ये तर्क होता है, ये हमारा जो होता है रियलिटी होती है। अभी तक हम प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। ये एक हमारी अमूर्तता के रूप में कार्य करता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि आप फैक्ट बताइए, तो फैक्ट हमारे बाकी सब्जेक्ट में होता है। आप डेफिनेशंस, मान लीजिए हिस्ट्री में आप फैक्ट बता सकते हैं कि हाँ किसी के बीच में लड़ाई हुई थी इसलिए ये हुआ था। लेकिन गणित में पूछा जाए तो आप एक तर्क बताएंगे कि हाँ हमने पढ़ा है, मैथ्स में होता है ऐसा कि किसी भी संख्या का घात 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाती है। इसलिए गणित की जो अमूर्तता और दृश्यता शामिल है। गणित अवलोकन के बजाय तर्क पर निर्भर करता है, यानी कि चीज़ों को जो हम समझते हैं वो तर्क पर समझते हैं। नेक्स्ट है आपका, गणित हमें दुनिया को समझने में मदद करता है और हमें गणित को समझने के लिए दुनिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि दुनिया को समझने के लिए हम हर सेकंड में जो भी कार्य करते हैं कहीं ना कहीं गणित का इस्तेमाल करते हैं। और चीज़ों को समझने के लिए भी
या गणित को समझने के लिए भी हम दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि हम शॉप पे गए कुछ खरीदें, तो क्या हम कौन-सा मेथड यूज़ करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम वहाँ पे कहीं न कहीं गणित का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका 4th पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक उद्देश्यों और इसकी आंतरिक रुचि के लिए गणित का अध्ययन किया जाता है। 5th पॉइंट है आपका, गणित में प्रतिरूपों यानी कि पैटर्न और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कैसे पैटर्न होते हैं, एक के बाद कैसे स्टेप होता है, कैसे आप स्टेप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आगे का आप प्रोसेस भूल जाते हैं या आंसर आपका सही नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं गणित में प्रतिरूपों और संबंधों का अध्ययन शामिल है। गणित वास्तविक दुनिया से जोड़ता है, जैसे अभी हमने शॉप का एक एग्जाम्पल दिया कि आप शॉप गए हैं, आप रियल में मैथ्स को यूज़ कर रहे हैं या आप किसी शॉप पे तौलने के लिए आप नाप तौल का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये हमें वास्तविक दुनिया से भी जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका, गणित की अपनी भाषा है और भाषा का अभिप्राय गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत एवं संकेतों से है, जो कि विशेष तरह के होते हैं और गणित की भाषा को जन्म देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गणित अपनी भाषा का निर्माण किससे करता है, तो आप बताइएगा कि जो गणित की भाषा का निर्माण होता है वो 5 अंग से होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक पहला होता है आपका टर्म, जिसे कहते हैं पद, दूसरा है कॉन्सेप्ट यानी कि प्रत्यय, तीसरा है फॉर्मूला यानी सूत्र, चौथा है आपका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल और पांचवा आपका सिंबल यानी चिन्ह। इसीलिए कहा जाता है जो भाषा का निर्माण करता है या आपके 5 आपके सूत्र होते हैं या आप भी कह सकते हैं अंग होते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट है, गणित का ज्ञान जो होता है यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट होता है, क्रमबद्ध होता है और तार्किक एवं अधिक स्पष्ट होता है। एग्जैक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका जो आंसर होता है कहीं ना कहीं फिक्स होता है। हमें पता है अगर कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। मान लीजिए 6 आता है, अगर हम 3 मेथड से भी करते हैं तो उसका आंसर 6 ही आएगा। क्रमबद्ध होता है यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तार्किक होता है, सोच पर निर्भर करता है और अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो ये था आपका गणित की प्रकृति। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका जो टॉपिक है और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? तो आपको बताना है, गणित की प्रकृति के पॉइंट्स अभी हमने पढ़ा है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। गणित की अपनी भाषा है, किसी भी गणितीय समस्या को केवल एक ही तरीके से हल कर सकते हैं, या गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। अवधारणाएं मतलब होता है आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो गणित की भाषा होती है वो 5 अंगों से मिलकर बनती है और उसकी अपनी भाषा होती है, इसलिए आपका ये बिल्कुल सही है। उसके बाद किसी भी गणितीय समस्या को केवल एक ही तरीके से हल करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। गणित में तो आपका जो बच्चों का सोच होती है वो अपसारी यानी कि आपका डाइवर्जेंट होता है, जिसमें बच्चे एक ही चीज को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपका केवल एक ही हल नहीं होता है। और गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, बिल्कुल होती। अभी हमने बताया कि जो आपकी अवधारणाएं कॉन्सेप्ट होते हैं अमूर्त होते हैं, जैसे आपकी किसी भी संख्या का घात 0 बराबर 1 होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती है ये अमूर्त होती हैं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए है और सी है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, यानी पैटर्न और संबंध होता है उसमें। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, या गणित में अमूर्तीकरण और मार्गदर्शन यानी कि दर्शीयकरण सम्मिलित है, या गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो गणित है, गणित हमें दुनिया सिखाती है और दुनिया से हम गणित सीखते हैं, वो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए आपका डी पॉइंट भी सही है। गणित प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित यानी पैटर्न होता है, उसमें कुछ संबंध होता है, उन सभी में सम्मिलित होता है, तो आपका पहला भी सही है। और गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन यानी दर्शीयकरण सम्मिलित है, ये भी आपका पॉइंट सही है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, तो बिल्कुल नहीं। ये हमें हर फील्ड में मदद करता है, वो चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, या आपकी रियल लाइफ हो, या आपके अनुभव हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। ये गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है, या जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणित ज्ञान होता है। और गणित की अधिकांश
उपशाखाओं में अंतः संबंध होता है। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो गणितीय समस्याएं का समाधान पर पहुंचने का हमें सिर्फ एक ही तरीका होता है गणित में, तो ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आई होप आपको गणित की प्रकृति समझ में आई होगी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराएं। हम हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस भी करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप एक बार पेडागोजी पढ़ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट हम यहाँ बताएंगे कि गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि आपके जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो इनका दो तरह के नेचर होता है। एक आपका होता है गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, जो हमें दिखती नहीं, जैसे गणितीय अवधारणाएं सटीक होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, तार्किक होती हैं और स्पष्ट हैं, ताकि एक बार इसे हासिल कर लेने के बाद उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सके। अवलोकन की बजाय या तर्क पर निर्भर होता है, इसलिए आप कह सकते हैं जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं वह अमूर्त होती हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्या है, गणितीय अवधारणाएं तार्किक होती हैं। गणित शिक्षार्थी के मन में सिद्धांतों, नियमों, अवधारणाओं आदि के बारे में किसी भी संदेह को दूर करता है। बच्चा सोचता है, उसके बारे में कई सिद्धांत या कई नियम का इस्तेमाल करता है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट होते हैं गणित के वो तार्किक होते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है, गणितीय अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, यानी आगमन पे नहीं निगमन पे विश्वास रखता है अवधारणाएं, ताकि हम नियम से अपना उदाहरण की ओर जाए। जैसे चीज़ों को पहले हम सीख लें, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप कह सकते हैं जो गणित की अवधारणाएं होती हैं वो निगमनात्मक तर्क पर होती हैं। जैसे गणित में केवल निगमनात्मक प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि गणित तथ्यों के बारे में है। तो आपसे पूछा जाए कि गणित अवधारणाएं आगमनात्मक होती हैं या निगमनात्मक होती हैं, तो बताइएगा कि गणित में केवल निगमनात्मक प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। और नेक्स्ट आपका अवधारणाएं जो हैं, गणितीय अवधारणाएं रैखिक नहीं है। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में रैखिक नहीं है, लेकिन वे कुछ हद तक परस्पर जुड़े हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो अवधारणाएं होती हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट नहीं होती, यानी कि उनका एक ही हल नहीं होता है। कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन या हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वे एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते हैं, रैखिक नहीं होते हैं। वो एक ना एक, अगर आपका पूर्व ज्ञान भी आपके आगे आने वाले ज्ञान में इस्तेमाल होता है। अगर आपने क्लास सेकंड में कोई चीज़ सीखी है तो क्लास थर्ड में जाकर उसका इस्तेमाल होता है, या थर्ड में सीखी है तो फोर्थ में होता है। तो यह रैखिक नहीं होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट हम एक बार सीखने के बाद उसका कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाए कि क्या रैखिक होती है अवधारणा, तो कहिएगा नहीं होती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। गणितीय अवधारणाएं की प्रकृति मूर्त होती हैं। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। या गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्क संगत होती है। या गणित में अवधारणाएं निगमनिक विवेचना तर्क पर आधारित होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो गणित की अवधारणाएं होती वो रैखिक नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका जो सही नहीं वो बी हो जाएगा कि गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके, क्योंकि आपका रैखिक रूप में नहीं होता है, वो आपके एक दूसरे से संबंध रखता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आपके यूनिट 1 में जो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ना है वो है आपका गणित में सोच के प्रकार, यानी कि गणित की प्रकृति में नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था वो है गणित में सोच के प्रकार। तो गणित में सोच के जो प्रकार यानी थॉट्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं पहले वो पढ़ लेंगे, फिर दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझेंगे। आपके गणित के सोच के यानी थॉट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी। अपसारी मतलब होता है कि फैलना, कोई भी चीज़ होती है जैसे किरणें होती फैलती हैं, या कोई बाहर की ओर फैल रहा होता है, तो आप याद रखिएगा अपसारी मतलब होता है फैलना। यहाँ पे क्या क्या नाम से जाना जाता है इन दोनों को वो भी पढ़ेंगे। अभिसारी का अर्थ होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्यों कहते हैं? अभिसारी में हमारा जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट एक ही होता है, यानी कि हम कोई भी आंसर करेंगे वो एक ही चीज़ का करेंगे, इससे अलावा उसका कोई ना मेथड होता है, ना उसका पैटर्न होता है, ना ही उसके अलावा कोई हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ना ही कोई नियम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि वो वहीं पर क्लोज हो जाता है, एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन आपका जो अपसारी होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसका अर्थ होता है फैलाना, यानी कि आप एक मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम बना है, ये आपका विचार है, आप इसी विचार को बहुत तरीक़ों से बता सकते हैं या बहुत तरीक़ों से हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो विचार है वो बार बार एक ही जगह पे आके टिक जा रहा है। तो आप याद रखिए
देखिएगा आपसे पूछा जाए कि आपका बंद अंत क्या होता है या आपका खुला अंत क्या होता है, तो आप याद रखिएगा अभिसारी और अपसारी किसे कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है, एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप हमेशा कहेंगे 2 है। इसके अलावा आपके पास कोई भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अभी आपसे पूछे कि 36 के गुणनफल क्या क्या होंगे, तो आप बहुत सारे बता देंगे, एक से अधिक बता देंगे आंसर। तो यहाँ पे सीधे आपको याद रखना है कि आपका अभिसारी का अर्थ होता है आपका एक आंसर जिसका हो एग्जैक्ट, एक आपका वर्ड हो यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, और आपका अपसारी होता है जिसके बहुत सारे हल हो, एक से अधिक उसके हल हम निकाल सकते हैं, तो उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स भी कहते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि कभी भी आपका अपसारी या अभिसारी से किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में आपसे क्वेश्चन बनता है तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दोनों में अंतर पढ़ना है। सबसे पहले अपसारी क्या होता है। अपसारी चिंतन खोज आविष्कार द्वारा तथा मौलिकता को जन्म देता है। लेकिन अभिसारी क्या होता है, या एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है, यानी या कि खोज का अवसर जो होती नहीं देती एग्जैक्ट। आपका सिर्फ एक बार आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, इसके अलावा उसकी नया ना कोई चीज़ आप कर सकते हैं, ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही आप सीख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका, इस प्रकार के चिंतन से बालक सृजनशील बनते हैं, यानी कि आप नए नए चीज़ें जब करेंगे तो ऑलरेडी आप क्रिएटिव हो जाएंगे, इनोवेशंस करेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे। लेकिन अभिसारी में क्या होता है, इस प्रकार के चिंतन से बालक में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जब आपको पता है कि इसका आंसर एग्जैक्ट जो पता है 2 होता है, जैसे अभी हमने अभाज्य संख्या पूछी, तो आप क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे। कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे कह देंगे 2 होता है, क्योंकि ना इससे आप ज़्यादा बता पाएंगे, ना इससे आप कम बता पाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट है आप एक ही केंद्र पर आके रुक जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि अपसारी अभिसारी क्या होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, अपसारी चिंतन से बालक की कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है, लेकिन अभिसारी चिंतन से बालक के कल्पना शक्ति एवं बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आइडियाज और लॉजिक पर आधारित होता है और ये फैक्ट पर आधारित होता है। आपसे पूछा जाए अपसारी या अभिसारी किस पे आधारित होता है, तो आप बताइएगा जो अपसारी होता है वो आइडियाज और लॉजिक पे आधारित होता है, क्योंकि आप नए नए आइडियाज को इसमें यूज कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, नए तरीके यूज कर सकते हैं। लेकिन अपसारी जो होता है वो फैक्ट होता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोई भी आपसे लड़ाई पूछी जाएगी तो आप एग्जैक्ट वही फैक्ट बताएंगे। एग्जैक्ट आप जलियांवाला बाग मान लीजिए हत्याकांड बताना है तो आप कहेंगे 1919 में हुआ था। इसके अलावा ना उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, ना उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये फैक्ट पर आधारित होता है और ये लॉजिक पर आधारित होता है। नेक्स्ट है आपका, किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है और किसी भी समस्या का केवल एक ही हल निकलता है। एक ही समस्या का हल अलग अलग विधि द्वारा निकाला जा सकता है और किसी भी समस्या का हल सिर्फ एक विधि द्वारा निकाला जा सकता है। तो अपसारी में क्या होता है, हम बहुत से तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से अधिक हम आंसर्स निकाल सकते हैं, एक से अधिक हल करने का तरीका निकाल सकते हैं। लेकिन आपका अपसारी यानी कि अभिसारी में क्या होता है, किसी भी समस्या का केवल एक ही हल होता है और एक ही उसका केंद्र होता है और इसका एक ही विधि होती है हल करने की। इसलिए आपका जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए वो अब आपका अपसारी हो जाता है, यानी डाइवर्जेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, या मुक्त अंत वाला होता है, यानी कि अभी हमने बताया कि आपका कोई विचार है तो विचार क्या होता है कि बहुत सारे आपका फैलना होता है बाहर की तरफ, आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका जो अभिसारी होता है वो बंद अंत वाला होता है, एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। समस्या समाधान में अधिक समय लगाता है, क्योंकि आप बहुत सारे जब मेथड यूज़ करते हैं तो आप नए नए तरीकों को सोचने और समझने के लिए समय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यह अधिक समय लगाता है। और समस्या का समाधान जल्द निकल आ जाता है, क्योंकि आपको पता है इसका एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, तो आपको सोचने का समय नहीं लगता। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल आपका जो है ये अपसारी का, ये अभिसारी का है। तो यहाँ पे पूछा जाए आपका 7+3 क्या है, तो आप बताते हैं कि 10 होता है, तो आपको समय नहीं लगा सोचने में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या क्या होंगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, सोचेंगे, उसको विचारेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या, इससे भी बड़ी संख्या, कितनी संख्या हो सकती है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सा समय लगेगा और आपके जो हल होंगे वो एक से अधिक निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका सिर्फ एक हल निकल रहा है। इसलिए अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर याद रखना है, आपका
अपसारी क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, और आपका अभिसारी क्या होता है, क्लोज एंडेड होता है। और आपके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके जो आंसर्स आएंगे वो आपकी एक किस में आएंगे, यानी एक केंद्र किसका होगा, वो आपका अभिसारी का होगा। अपसारी क्या होगा, एक से अधिक आपके हल निकलेंगे। तो आई होप आपको अपसारी अभिसारी में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं समझना है, बस आपको अंतर पता होना चाहिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में हम यहाँ पे आपका जो यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक था कि गणित पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या होने चाहिए, यानी प्रिंसिपल और डिजाइनिंग करिकुलम इन मैथमेटिक्स क्या होते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। और आपकी नेक्स्ट क्लास में हम आपकी यूनिट 1 को फिनिश कर देंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ लेंगे कि आपकी जो गणित के सोच के प्रकार हमने आज पढ़ ही लिया है, गणित के निर्माण के सिद्धांत हम कल की क्लास से करेंगे, और प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं हम कल की क्लास इन दोनों को कवर करके आपका जो यूनिट 1 है गणित की प्रकृति, इसको हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिर आपकी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। आप अपने नोट्स को बनाते चलेगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक से डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।